हेलो गाइस, दिस इज मिर्ज़ा हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि है 2024 के लिए। और ये बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे आपको आंसर्स देने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा नोट्स सारे क्वेश्चन कवर करता है और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर हमारे नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारे फुल सिलेबस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वन शॉट वीडियोस जा कर के देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट पेंटिंग कोड 049 सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 2023 एंड 24 एंड वन थ्योरी पेपर जो कि 2 आवर्स का होने वाला है एंड टोटल मार्क्स 30। आप 2 आवर्स से पहले करके बैठ जाएंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर। सेक्शन ए जो है आपका, इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे जो कि सब 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपके 8 मार्क्स पक्के। सेक्शन बी आता है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस और यहाँ पर ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो होते हैं 10 मार्क्स के। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क्स। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होंगे और जो 6 मार्क्स के हैं। इट्स मीन्स 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये हो गए आपके 30 मार्क्स। अब 30 मार्क्स में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1। द आर्ट वर्क ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वर बेस्ड ऑन द डिवाइन थीम। तो यहाँ पर पहाड़ी स्कूल में कौन सी थीम्स आपको देखने को मिलती है? रामायणा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और ऑल ऑफ द एवब। तो यहाँ पर सारी ही थीम्स हमें देखने को मिलती हैं, रसिक प्रिया भी, गीत गोविंद भी और रामायणा भी। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑल द एवब। ये ऑल द एवब आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है एसरेसन आर मेंटर गाइड्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोफाउंडिटी ऑफ द सुप्रीम गॉड एज सीन इन द पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो जो पेंटिंग है, तो उसमें एक तो हज़रत बैठे हुए हैं और दूसरे उनके डिसिपल बैठे हुए हैं जिसका नाम है आमिर खुसरो। तो उनका कुछ डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पर जो दे रखा है कि हमारे जो गुरु हैं वो हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोफंडिटी मतलब डीप नॉलेज ऑफ द रिलीजन ये करने में, हमें अंडरस्टैंडिंग करने में हमें गाइड करते हैं जो हमारे मेंटर्स या गुरु होते हैं। ठीक है, तो ओके ये सही है। एंड रीज़न इसका दे रखा है बाय ओबेइंग आवर गुरुज, यानी कि हम अपने गुरुज की बात मान करके वी कैन बिल्ड अ पीसफुल एंड प्रोस्पेरियस सोसाइटी। तो जो हमारे रिलीजियस गुरु होते हैं तो वो हमें पीसफुलनेस का ही ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये दोनों जो है ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका भी फर्स्ट ही आपका आंसर होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द यूज़ ऑफ पेंटिंग फेसेस इन साइड प्रोफाइल बिकम द हॉलमार्क ऑफ। जो साइड प्रोफाइल फेसेस होते हैं, प्रोफाइल फेसेस मैंने, आपने अगर वो वन शॉट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया कि प्रोफाइल फेस क्या होता है। जो साइड से फेस दिखाते हैं जिसमें एक आंख दिखती है बस, जो पेंटिंग्स होती हैं, तो उसको प्रोफाइल फेस कहते हैं। तो यहाँ पर किसका हॉलमार्क बना है प्रोफाइल फेस? ट्राइबल पेंटिंग का? नहीं। कंपनी पेंटिंग का? कंपनी पेंटिंग जो है ये ब्रिटिशर्स की पेंटिंग्स हैं जो रियलिस्टिक होती थी और उसमें एक साइड वाले फेसेस नहीं देखने को मिलते थे हमें, उसमें पूरा फेस भी हमें कई बार देखने को मिलता है, कई बार क्या हर बार देखने को मिलता है। और बंगाल स्कूल पेंटिंग में भी हमें सारे ही फेस देखने को मिलते हैं, सामने से भी देखने को मिलता है, साइड से भी देखने को मिलता है। बट मिनिएचर पेंटिंग में जो है हमें प्रोफाइल फेस देखने को मिलते हैं। मिनिएचर पेंटिंग है लघु पेंटिंग जो कि हमारी राजस्थान स्कूल से लेकर के डेक्कन स्कूल तक आई है, तो उसमें हमें प्रोफाइल फेसेस ही देखने को मिलते हैं। तो इसका जो हॉलमार्क बनता है वो मिनिएचर पेंटिंग में जो है हमें प्रोफाइल फेसेस देखने को मिलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा with kinsmen going to Vrindavana, reflecting the leadership quality of a youth by voluntarily taking responsibilities at a crucial moment is painted by miniature artists। तो यहाँ पर इस पेंटिंग के बारे में पूछा है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावना किसने पेंट करी है? तो उसमें आपके ऑप्शन है निहाल चंद, नूरुद्दीन, नैनसुख और नंदलाल बोस।
तो निहाल चंद आपके राजस्थान स्कूल के हैं और ये पेंटिंग जो है आपकी पहाड़ी स्कूल की है। नूरुद्दीन ये भी हमारे राजस्थान स्कूल के हैं। तो इसमें एक पेंटर है जो है हमारे पहाड़ी स्कूल के, जिनका नाम है नैनसुख। तो ये आपका आंसर होने वाला है। नंदलाल बोस आते हैं आपके बंगाल स्कूल से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है नैनसुख। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी रीज़न और एसोरेशन दे रखा है। एसोरेशन है यहाँ पर, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूज डेकोरेटिव बॉर्डर्स टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो मुगल पेंटिंग्स हैं तो उसमें जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव देखने को मिलते हैं। ये सही बात है और उनसे ब्यूटी भी बढ़ती है पेंटिंग्स की। एंड रीज़न है यहाँ पर, आर्टिस्ट ऑफ मुगल कोर्ट यूज्ड फ्लोरल मोटिव्स एंड गोल्ड टू मेक देयर पेंटिंग्स लुक रॉयल एंड फुल ऑफ ग्रैंडर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाँ, ये भी सही बात है कि वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने जो पेंटिंग्स के बॉर्डर हैं उनको अनहेंस करने के लिए, उन्हें ब्यूटी ऐड करने के लिए यहाँ पर सोने चांदी के कलर भी यूज़ करें या उनका पानी यूज़ करा है। तो हाँ, यहाँ पर ये दोनों ठीक हैं। तो इसका भी आंसर होने वाला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, जो हमारा जैसे एसोरेशन होता है और इसी से बेस्ड, उसी से मिलता हुआ हमारा जो दूसरा जो रीज़न है वो होता है, तो इसका मतलब कि दोनों सही होते हैं। अगर दोनों सही हैं बट जो रीज़न दे रखा है वो नहीं डिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू एसोरेशन, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, द पेंटिंग बनी ठनी इज एन एपिटम ऑफ एलिगेंस शोकेसिंग द क्वालिटी ऑफ। तो यहाँ पर बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किस चीज़ की क्वालिटी दिखाती है? चाइल्डहुड दिखाती है, विमेनहुड दिखाती है, फादरहुड दिखाती है या ब्रदरहुड दिखाती है? जो किशनगढ़ में पेंटिंग बनी है उसमें ब्यूटी ऑफ विमेन को पेंट करा गया है और जो बनी ठनी है वो ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द किशनगढ़ स्कूल है। तो यहाँ पर वो विमेन की ही पेंटिंग है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो सेकेंड आंसर होने वाला है विमेनहुड। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हाईली रियलिस्टिक पेंटिंग ऑफ मुगल स्कूल नेम फाल्कनोना बर्ड रेस्ट विद देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज मेड अंडर द पैटर्नेज ऑफ किंग। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो पेंटिंग है मुगल स्कूल की फाल्कनोना बर्ड रेस्ट, ये रियलिस्टिक पेंटिंग तो है ही और इस पर देवनागरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उस पर जो देवनागरी लिपि लिखी हुई है या स्क्रिप्ट है वो क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर बहरी उत्तम पातशाह, पातशाह बहरी उत्तम ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे, आप जब पूरा सिलेबस कर रहे होंगे या पूरा आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा वो। तो ये जो पेंटिंग है वो जहांगीर के टाइम की है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसका आपसे आर्टिस्ट भी पूछा जा सकता था, तो वो है उस्ताद मंसूर। मंसूर क्योंकि बर्ड और एनिमल की पेंटिंग बनाने में बहुत निपुण थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट अमृता शेरगिल, contemporary yet deep rooted value of Indian origin enabled her in expressing injustice, dejection and pity towards rural Indian women through the simple use of। तो यहाँ पर जो अमृता शेरगिल हैं, तो अमृता शेरगिल एक हंगरियन विमेन है क्योंकि उनके जो फादर थे वो इंडियन थे, इंडियन सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उनकी मदर हंगेरियन थी। तो इनकी दोनों की शादी होती है, फिर उनकी बेटी है ये अमृता शेरगिल और ये यूरोप से ही पढ़ करके आती हैं। तो इनको बट यहाँ पर जो रूरल का विमेन का जो बर्डन ऑफ लाइफ है तो वो यहाँ पर ये पेंट करती हैं अपने इसमें, अपनी पेंटिंग्स में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर भी जो है इंडियन ही रहता है इनका, रूरल इंडियन वीमेन का, एंड कंपोजिशनल अरेंजमेंट भी इंडियन वीमेन का ही है। तो ऑल द एवब, तो ये दोनों ऑल द एवब रहेगा, नन ऑफ दीज नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल द एवब। अब आपके 8 मार्क्स पक्के हो चुके हैं यहाँ पर। अब आपको लाने हैं 22 मार्क्स, जिसमें से चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इंस्टीड ऑफ मैथोलॉजिकल थीम इन हिज आर्ट वर्क। यहाँ पर लेकिन एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आप पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में आप कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे कि कई बार होता है कि आपको किसी का नाम दिखा उसमें या पेंटिंग का नाम दिखा तो आपने सोचा हाँ ये वो है और आपने आराम से लिखना शुरू कर दिया, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जब मैंने सोल्व करवाया था तो उन्होंने यहाँ पर गलती करी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, इंस्टीड ऑफ मैथोलॉजिकल थीम इन हिज आर्ट वर्क। यहाँ पर मैथोलॉजिकल थीम नहीं लेते हैं वो, उसकी जगह और कुछ थीम्स लिए हैं आर्ट वर्क में। अ डिसिपल ऑफ अवनिंद्रनाथ टैगोर।
डिसिपल आया है यहाँ पर, या तो ये इनके चेले हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो बच्चों ने क्या करा है यहाँ पर, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स डिस्क्राइब कर दी है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर डिसिपल ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर कहा गया है। टैगोर शोड हाउ मैन, वीमेन एंड लेबरर डिलीजेंटली एंगेज इन देयर रूटीन टू अचीव विक्ट्री। तो यहाँ पर कुछ लेबरर मैन और वीमेन हैं जो इंगेज हो रखे हैं, बहुत लीन हो रखे हैं अपने वर्क में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है स्कल्पचर में। यहाँ पर अभी स्कल्पचर की बात हुई नहीं है वैसे, लेकिन जब आप पॉइंट पढ़ेंगे जिसका आपको आंसर देना है वो है हु वॉज दिस सेंसिटिव आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपको आर्टिस्ट का नाम लिखना है। विच स्कल्पचर फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो यहाँ आपको पता चल गया है कि ये स्कल्पचर है। तो स्कल्पचर में, कौन से स्कल्पचर में ऐसा कुछ दिखाया गया है जिसमें लेबर जो है बहुत ही एंगेज हो रखी है और अपने पूरी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं विक्ट्री पाने के लिए। तो वो उस स्कल्पचर आपको बताना है कि कौन सा है आपके कोर्स में। फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी रिफ्लेक्ट दिस थ्रू रियलिस्टिक मॉडलिंग ऑफ मसल्स मूवमेंट एंड ह्यूमन फॉर्म एंड लेबरर्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल गया, मसल मूवमेंट उनका देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर्स आपको कैसे लिखना है। अब देखते हैं स्कल्पचर, देखते हैं पहले। तो जैसे आपको क्वेश्चन में देखने को मिला, क्वेश्चन में था कि हु वॉज दिस सेंसिटिव आर्टिस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे द सेंसिटिव आर्टिस्ट इज डीपी रॉय चौधरी, एंड उनके आर्टवर्क का नाम लिखेंगे। एंड स्कल्पचर क्या है, ट्रिम्प ऑफ द लेबर। डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री एज शोन इट दिस स्कल्पचर। तो ये सारे आप पॉइंट्स इसमें कवर कर देंगे, सब कुछ लिख देंगे। बस हो गया आपका आंसर। 2 मार्क्स का लिखना है तो उसमें ये 100 वर्ड से भी ज़्यादा आपके वर्ड्स हो जाएंगे। तो आप आराम से ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। दैट पीरियड इज़ मॉडर्न एंड मीडियम इज़ ब्रॉन्ज एंड कॉन्क्रीट। कलेक्शन ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्कल्पचर इज़ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। एंड फिर कॉम्पोजिशन आप लिखेंगे, इसका कंपोजिशन या डिस्क्रिप्शन। सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है इसमें, उसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन इसका है दिस इज़ एन ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर इज ब्रॉन्ज। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन में आप दे देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके और में, मतलब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं। कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, he fused European technique with the pure Indian sensibility. He was the first to print his artwork to make them affordable and easily available, bring fine art closer to the masses. तो यहाँ पर जो दे रखा है, तो यहाँ पर एक ग्रेट आर्टिस्ट है इंडियन पेंटिंग हिस्ट्री के। ही फ्यूज यूरोपियन टेक्निक विद द प्योर इंडियन सेंसिबिलिटी। तो इन्होंने यूरोपियन टेक्निक को इंडियन सेंसिबिलिटी के साथ मर्ज किया है। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू प्रिंट हिज आर्ट वर्क टू मेक द अफोर्डेबल एंड ईजिली अवेलेबल। तो यहाँ पर वो उन्होंने सबसे पहले और जो फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने अपने पेंट वर्क को, आर्ट वर्क को प्रिंट करके सबके लिए ईजिली अवेलेबल कराया है, ताकि वो उन गॉड्स की जो उन्होंने बनाए हैं उनकी वर्शिप कर सके। सो वो हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई। आप जो फर्स्ट पॉइंट रखा है जिसको जो आपको डिस्क्राइब करना है, तो वो है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपको शायद आपको याद आ गया हो, तो वो हैं राजा रवि वर्मा। एंड द पेंटिंग है राम वेंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन। एंड मेथड एंड टेक्निक है, तो यहाँ पर मेथड एंड टेक्निक है इनकी ऑयल कलर ऑन कैनवस, ठीक है, ऑफ पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस। तो ये होगा इसका मेथड एंड टेक्निक, ठीक है। और रियलिस्टिक मेथड है वो, क्योंकि यूरोपियन टेक्निक में वो काम करते थे। रियलिस्टिक ऑयल ऑन कैनवस। अब आता है डिस्क्राइब करिए इसको। डिस्क्रिप्शन हाउ दिस रियलिस्टिक पेंटिंग अडेप्टेड फ्रॉम रामायणा एंड क्वेश्चंस अस फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईगो। तो उसमें ईगो दिखाई गई है। अभी हम पेंटिंग दिखाएं आपको तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। उस पेंटिंग के बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो वो पेंटिंग है राम वेंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन, वन ऑफ द ग्रेट पेंटिंग। ओके, सो ये है आपकी पेंटिंग राम वेंकशिंग प्राइड ऑफ द ओशन।
तो इसमें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ आपको पूरा ये मटेरियल ये जो जो भी आपको दिख रहा है ये सब आप इसमें डिस्क्राइब कर देंगे। और आप चाहें तो इसमें खुद खुद के वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, और ये आप चाहें तो ये सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर पॉइंट्स में दे रखा है, और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसमें दे रखा है विच मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान स्कूल शोकेसिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन राम एंड भरत। तो राम एंड भरत का जो शोकेस किया हुआ है उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ द ब्रदरहुड का relives with the saying, and how has the artist helped us in elevating our state of life by imbibing these virtue and family values। तो यहाँ पर किस पेंटिंग में आपको फैमिली वैल्यूज़ दिखती हैं और बॉन्ड दिख रहा है ब्रदरहुड का, तो वो है भरत मीट राम एट चित्रकूट। भरत मीट राम एट चित्रकूट ये पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग के बारे में आपको लिखना है कि कैसे उसमें आपको दिखाया गया है स्टेट ऑफ लाइफ और फैमिली की वैल्यूज़ कैसे दिखाई गई हैं। तो इसमें है बेसिकली क्या है, भरत मीट राम एट चित्रकूट इज़ द मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान स्कूल which showcasing a strong bond of the brotherhood between Ram and Bharat and relives this saying, and artists help us in elevating our state of life. An artist shows us the value of the families, that how Ram and Bharat shows in this painting। पेंटिंग है ये फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। अब आते हैं भरत मीट राम एट चित्रकूट, जयपुर की ये पेंटिंग है, ये आता है। In painting episode of Ramayana made between 1740 to 50 known as a Bharat Milap। This is the Bharat Milap, this is called Bharat Milap also। यहाँ पर आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि which painting shows भरत मिलाप, तो आपको फिर पेंटिंग का नाम लिखना होगा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आप इसमें गिव एन एग्जांपल थ्रू एन एपिसोड फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिनेरियो विच विल हेल्प आवर फ्यूचर जनरेशन इन करेक्टिंग बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हाउ ब्रदरहुड shows in this painting and how they are values their families कोट्स। जैसे कि यहाँ पर राम के जो फादर हैं दशरथ ने उनको कहा था कि आप ये राज्य छोड़ के चले जाइए, और उन्होंने खुशी खुशी अपना राज्य छोड़ दिया, ना कि उन्होंने लड़ाई करी अपने राज्य के लिए कि नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सारा राज्य मेरे भाई को सौंप सकते हैं, तो ऐसा ये गलत है। तो बट ये इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं कहा, अगर उनके फादर ने कुछ कहा है तो उसको उन्होंने माना और फिर वो वहाँ से चले गए। तो आज भी हम लोगों को ऐसे मानना चाहिए, हमारे जो पेरेंट्स हमसे कहते हैं तो उस चीज़ को मानना चाहिए, लेकिन हम लोग झगड़ने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यहाँ से हमें राम जी से उनकी लाइफ से ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए कि कैसे वैल्यू देनी है फैमिली को और फैमिली मेम्बर की, कैसे ओबेइंग ऑफ योर एल्डर्स ब्रदर एंड योर पेरेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। इन्हें अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। During the early 19th century, India was a male-dominant society. Dana shows women empowerment, their versatile personality, and showcase them overcoming traditional norms। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका पॉइंट है, वैसे तो दाना की जो पेंटिंग है वो आपको पता ही होना चाहिए, वो है चौगन प्लेयर। तो उसमें क्या है, फीमेल को चौगन खेलते हुए दिखाया है, जो घोड़ों पे बैठ कर के खेल खेला जाता है, पोलो खेलते हुए यहाँ पर शोकेस किया गया है। थ्रू लाइट ऑन द वेलर शॉन इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दानास पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है उसका वो है कि हाउ दाना शोज वीमेन एम्पावरमेंट एंड जो उनका फ्रीडम थी उस टाइम पे विमेन की, और वो कैसे एक इतना भारी इतना बड़ा खेल खेल रही हैं, वहाँ पर उनको इतनी फ्रीडम मिली हुई है कि वो खेल रही हैं यहाँ पर घोड़ों पर चढ़ करके पोलो। आप देख लेते हैं यहाँ पर जो पेंटिंग है चौगन प्लेयर, ठीक है, ये है चौगन प्लेयर पेंटिंग। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरा। सब्जेक्ट मैटर अगर यहाँ पर पूछा है तो सब्जेक्ट मैटर ये सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट मैटर में आप ये भी थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर जो माइंडसेट पूछा है इन्होंने सोसाइटी का, कैसे ये हेल्प करती है अपनी सोच को बड़ा करने के लिए, कैसे हेल्प करती है राजस्थानी पेंटिंग, तो वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है उस टाइम पे जो 16 या 17 सेंचुरी की बात हो रही है, तो उस टाइम पर फीमेल को इतनी फ्रीडम दी गई थी कि वो
गेम्स खेल सकती थी। और हमारी सोसाइटी आज भी उनको कोई ऐसे इतनी फ्रीडम नहीं देता है कि वो अकेले भी जा सकें बाहर कहीं पर। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर इसको ये माइंडसेट को जो है थोड़ा ब्रॉड करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को भी, और इनको भी यहाँ से सीखने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ आप 2 4 5 10 लाइन में लिख करके यहाँ पर दे सकते हैं, वो फिर आप अपने हिसाब से लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर। जो यहाँ हर पेंटिंग में, हर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, तो आपको सिर्फ एक करना है, बट वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे से आता है, जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 2 पेजेस भर रहे हैं, जो 2 मार्क्स की पेंटिंग है उसमें 2 3 पेजेस भर रहे हैं, तो ज़्यादा अगर लिखेंगे तो आपके पास टाइम कम रह जाएगा, क्योंकि 2 आवर्स का टाइम होने वाला है सिर्फ यहाँ पर। तो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि आप डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी उतना ही आपने लिखा है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इतना ही लिखा है, तो ऐसा नहीं करना है। देखो, एक तो ज़्यादा नहीं लिखना है, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें कम नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको एक पेज भर देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, बट एक पेज भी ऐसा नहीं भरें कि आप सीधा सीधा करके लिख रहे हैं, 2 लाइन यहाँ पर छोड़ दी, 4 लाइन यहाँ पर छोड़ दी, और आपका एक पेज हो गया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, आपने पूरा ईमानदारी से 100 वर्ड्स तो करने ही करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन दिस स्कल्पचर द सैक्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ गणेशा एज अ लीडर एंड एन आर्टिस्ट आर डिपिक्टेड विद द इंडिजीनियस करेक्टर ऑफ केव एंड टेम्पल स्कल्पचर। तो यहाँ पर अब पॉइंट नंबर 1 जो आपको डिस्क्राइब करना है, दैट इज़ राइट द मटीरियल यूज एंड इट्स स्कल्पचर। तो आपको यहाँ पर इस स्कल्पचर का नाम लिखना है और कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो वो है टिन एंड वायर का यहाँ पर यूज़ किया गया है इसमें, और वो है गणेशा जो स्कल्पचर का नेम है। और पीवी जानकीराम इसके आर्टिस्ट हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। मैं नहीं समझता यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। जो हमारा ये नोट्स है इसमें सारा कुछ आपको दे रखा है, और सारे क्वेश्चन आपको देख लेना यहाँ से ही बनने हुए मिलेंगे। आप मेरे को थैंक यू बोल के जाएंगे आज जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँगा, तो आप मुझे कमेंट्स में थैंक यू बोल के जाएंगे जब सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको लिखना है राइट मटेरियल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर टिन एंड वायर, ऑक्साइड कॉपर टिन एंड वायर इसका मटेरियल है। एंड और इसमें जो स्कल्पचर है उसका नाम है गणेशा। ठीक है, और इसके जो आर्टिस्ट हैं वो पीवी जानकी राम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस स्कल्पचर गणेशा मेड बाय द टैलेंटेड आर्टिस्ट पीवी जानकी राम, पीरियड मॉडर्न, और द यू कैन राइट द 20th सेंचुरी। और नेक्स्ट पॉइंट आपको कैसे डिस्क्राइब करना है, तो इसमें है वाइल क्रिटिकली एनालाइजिंग दिस स्कल्पचर आइडेंटिफाई सम करेक्टरिस्टिक ऑफ द लीडर एंड एन आर्टिस्ट विच इंस्पायर्ड यू। ओके, जो ये कंपोजिशन दे रखा है यही सारा आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर आपको स्कल्पचर की देखने को मिलेंगी, और यही सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसमें ही आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, जो प्रेस करना है स्कल्पचर को, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें जो पॉइंट आउट किया गया है वो है फेशियल फीचर्स इसके, जो कि वायर से बनाए गए हैं, जिसमें लाइनर मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। आप ये यहाँ से उठा करके सीधा यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो ओवर में है वो है एम.एफ. हुसैन पेंटेड सिनेमा पोस्टर इन हिज अर्ली डेज फॉर लिविंग, बट हिज आर्ट स्टाइल फ्लोरिश्ड and was later honored by government of India with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan of his great contribution to the art। हमारा जो नोट्स है उसमें हमने कुछ ना यहाँ पर आर्टिस्ट के बारे में भी छोटी छोटी लाइंस दे रखी हैं। तो अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो मकबूल फ़िदा हुसैन है, ये पेंटिंग, ये पोस्टर्स बनाते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ही देन स्टार्टेड पेंटिंग पोस्टर फॉर द इंडियन सिनेमा। तो ये सारी चीज़ें हमारे नोट से ही उठा करके यहाँ पर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया, ये CBSE ने बनाया है भाई। और ये सारी इसमें जितने भी हमारे पॉइंट्स रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाते हैं। तो ये इनको फिर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलता है, क्योंकि इनका जो इमेंस आर्ट वर्क्स हैं जो इंडिया के लिए, ठीक है, वो बात की बात है कि इनको फिर इंडिया की नेशनलिटी भी छीन ली गई थी, वो बात की बात है। बट पहले इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब कुछ दे दिया गया था। द पेंटिंग मेड बाय हिम फ्रॉम योर कोर्स एंड हाउ डज इट इंस्पायर यू। सो इसमें
पेंटिंग जो आपके सिलेबस में दी गई है एम एफ हुसैन की बनाई हुई, उसका नाम लिखना है, तो वो है मदर टेरेसा। और वो कैसे आपको इंस्पायर करती है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि इस पेंटिंग में आपको दिखाया गया है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें मदर टेरेसा को दिखाया गया है जो कि पूरी सोसाइटी से पेंटिंग जो है चीख चीख कर कहती है कि अगर आप होमलेस हैं या आपके पास खाना नहीं है तो सबके ऊपर एक माता का हाथ है जिसका नाम है मदर एंड टेरेसा। और उन्होंने ऐसे काम किए हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसे इसीलिए इनको इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया है एम एफ हुसैन ने। तो ये सारी चीज़ें आप इसकी यहाँ पर लिख सकते हैं। यूजिंग एलिमेंट ऑफ आर्ट एज योर पैरामीटर, एक्सप्लेन हाउ दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स एपिटम्स ऑफ कंपोजिशन एंड केयर। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि कैसे ये पेंटिंग केयर दिखाती है लोगों के लिए, और इसमें कैसे दिखाया गया है। जैसे कि इतने सारे मतलब यहाँ पर 3 बच्चों को दिखाया गया है जिन पर दया की भावना से यहाँ पर काम करते हुए मदर टेरेसा दिखती हैं, और वो कैसे यहाँ पर लोगों के साथ हैं। अगर किसी के पास कोई होमलेस चिल्ड्रन हैं या फिर उनको कोई है नहीं उनका, तो इन सब के लिए मदर टेरेसा हमेशा तैयार हैं। तो ऐसा कुछ इसमें दिखाया गया है। आप इसे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में भी, या फिर इसे उठा करके छाप सकते हैं, काफ़ी है ये, ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से भी पेंटिंग देख करके। और नेक्स्ट आता है, इवेलुएट द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विच शोज द कनेक्शन एंड बॉन्ड बिटवीन रॉयल फिगर एंड रॉयल एनिमल। तो रॉयल एनिमल एंड रॉयल फिगर्स देखने को मिलते हैं आपको इसमें। वैसे यहाँ पर 2 पेंटिंग्स दे ही रखी हैं जिन पे आपको पेंटिंग लिखनी है। तो इसमें दारा शिकोह की बारात में जो है हमें एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं एंड रॉयल पीपल भी देखने को मिलते हैं। चांद बीबी प्लेइंग पोलो की बात करें तो इसमें चांद बीबी एंड उनकी अटेंडेंट देखने को मिलती हैं जो कि पोलो खेल रही हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन दिखाया है रॉयल फिगर्स का एंड रॉयल एनिमल्स का। रॉयल एनिमल्स में आपके आ जाते हैं हॉर्सेस आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, एंड कई जगह पर आपको जो राजस्थानी स्कूल की बात करेंगे वहाँ पर हमें कैमल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि पोलो पहले एलिफेंट पोलो भी खेला जाता था, लेकिन यहाँ पर हॉर्सेस पोलो की बात हुई है, हॉर्सेस पोलो की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जो अगर वो वॉर पे जा रहे हैं तो हॉर्सेस से जा रहे हैं, एलिफेंट से जा रहे हैं, या कोई साइट विजिट करने जा रहे हैं तब हॉर्सेस से जा रहे हैं, एलिफेंट से जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कनेक्शन जो है ना एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ये। तो ऐसा कुछ इन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। और फिर यहाँ पर जो भी आप पेंटिंग आप चूज़ करेंगे उस पेंटिंग के बारे में आप लिख सकते हैं जो भी उस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। एक तो पहले आपको लिखना होता है, जब क्वेश्चन जो दे रखा होता है उसके टाइप से आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, इवेलुएट एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द शोज द कनेक्शन बिटवीन बॉन्ड बिटवीन रॉयल फिगर्स एंड रॉयल एनिमल्स। तो यहाँ पर पहले तो आप रॉयल एनिमल और रॉयल फिगर्स के बारे में लिखेंगे। 2 पेंटिंग है वो आपको सिलेबस में मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसके बारे में लिख सकते हैं जो भी आपने याद करी है उसके, और जो अच्छे से आपको आती है उसके बारे में आप वहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आता है, ठीक है। आवर नेशनल फ्लैग इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। इट नरेट्स थाउजेंड ऑफ स्टोरीज ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइसेस, पीस, ऑनेस्टी, चिवरली। अब भी जो इंडियन नेशनल फ्लैग है हमारा प्रेजेंट टाइम में, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और डू यू फील वी स्टिल इम्बाइब दिस क्वालिटी इन अस, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि क्या हम अभी भी फील करते हैं इम्बाइब दिस क्वालिटीज़ इन अस, जैसे सेक्रीफाइस, पीस, ऑनेस्टी, और ये सारी चीज़ें हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो दिखाता है। तो क्या अभी भी हम उसे देख करके इतना प्राउड फील करते हैं? एंड हाउ कैन दीज वैल्यू हेल्प अस इन द कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। जो प्राउडली फ्लाइज हाई करता है जो हमारा फ्लैग है, तो उसे देख के हमारे मन में राष्ट्रीयता और हमारे देशभक्ति जागती है, और हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अब अपनी कंट्री के लिए। फ्लैग से हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। कैसे आप अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे यू प्राउडली फील अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग। सो इसमें सबसे पहले नेम ऑफ द फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर साइज इन द रेशियो, सैफरन और टॉप, इसके बारे में ऐसे कुछ लिख देंगे।
तो इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कैसे इमर्ज हुआ है, और कैसे हम जब हमारा नेशन टुगेदर नहीं था और हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, तो हमने कैसे अपने नेशन को, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, या फिर जैसे भी लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए कैसे हमने एक फ्लैग डिज़ाइन किया। जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे कैसे यूनिटी दिखाई एक फ्लैग के थ्रू। तो कैसे कैसे सेक्रीफाइसेस की स्टोरीज़ हैं इसके पीछे, कैसे गांधी जी को सजेस्ट किया था पिंगाली वेंकैया ने, कौन सा फ्लैग बना करके दिया था, और फिर गांधी जी ने उसको अप्रूव किया, उसमें क्या चेंजेस किए, एंड ये सारी और उनके सेक्रीफाइसेस रहे हैं, लोगों ने अपने देश में, अपने देश के लिए, एक फ्लैग के लिए कैसे बलिदान दिए हैं, उन सारी चीज़ों को आप लिखें। जैसे हमने ट्रम्प ऑफ द लेबर में पढ़ा था, एक जो स्कल्पचर है, तो हम कोई भी हो, चाहे लेबर क्लास हो या कोई भी तबका हो, कैसा भी इंसान हो, जो भी काम कर रहा है वो नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहा है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। Art become a powerful medium when it reflects the social issues, problems related to the women, their suffering and traumas due to the malpractices, and especially after being a widow. तो यहाँ पर एक विडो की कहानी दिखाई गई है, और कैसे जो विमेन हैं वो सफ़रिंग करती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको घेर लेती हैं। तो उसके बारे में ये कौन सी पेंटिंग है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर, मीडियम एंड टेक्निक। तो यहाँ पर इस प्रिंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो विडो आपको याद आ रहा होगा ऑफ वॉल, जिसमें अनुपम सूद ने प्रिंट बनाया है ये, और वो जो लेडी उसमें दिखाई गई है वाइट साड़ी में बैठी हुई है, और वो बैठी हुई है फुटपाथ पर, और एक मैन की लेग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये उस पेंटिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप ये एक लिथोग्राफिक पेंटिंग है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, वो पेंटिंग है ये, ठीक है। सो यहाँ पर ऑफ वॉल पेरेंट का नाम है, और आर्टिस्ट हैं यहाँ पर अनुपम सूद, मॉडर्न पीरियड है, मीडियम पेपर है, टेक्निक लिथोग्राफ है, सर का यहाँ पर पूछा नहीं गया है, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, और सब्जेक्ट मैटर और ये इसमें जो भी दिखाया गया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी देखते हैं पेंटिंग में दे क्या रखा है। फिर नेक्स्ट देखा, हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक द आर्टिस्ट हैज़ बीन इन शोकेसिंग दीज इशू एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू दिस प्रिंट, हाउ कैन कंट्रीब्यूट इन इरेडिकेटिंग दैम फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये आपके बारे में भी पूछ रहा है कि भाई आप ये जो विडो वगैरह आपको दिखती हैं या हेल्पलेस वीमेंस दिखती हैं, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उनको, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर देना है। सो यहाँ पर पहले तो लिखना है, हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक द आर्टिस्ट हैज़ बीन इन शोकेसिंग दिस इशू द स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू दिस प्रिंट। तो यहाँ पर पहले तो प्रिंट के बारे में लिख देंगे जो भी आपको प्रिंट में देखने को मिलता है, और आपका ये जो है आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। अब यहाँ पर सेक्शन सी में जो है आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड यहाँ पर पेंटिंग्स आपको लिखनी है। तो पेंटिंग भी आपको सेपरेटली डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि पेंटिंग में ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है, तो इसलिए उसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी क्वेश्चन सेक्शन सी की बात करते हैं, और ये 6 मार्क्स के होने वाले हैं। 3 क्वेश्चन में से 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर तीनों करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वैसे ही 2 आवर्स हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ बिलीव दैट द ग्लोरी ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग रोज लाइक राइजिंग सन विद द डॉन ऑफ द मुगल एंड ड्विंडल्स विद द सनसेट ऑफ द मुगल्स। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसमें पहले मुगल की बात हो रही है, और मुगल को यहाँ पर कहा गया है कि उसमें जो रोज़ लाइक सन खिला था, फिर वो जो है डाउनफॉल हो जाता है उसका सनसेट जैसे। तो पूरे मुगल की यहाँ पर आपको बात करनी है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द कंटिन्यूस ग्रोथ इन मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स, मेंशन द गोल्डन पीरियड एंड द डाउनफॉल। तो गोल्डन पीरियड आप यहाँ पर दो उसका लिखेंगे, जैसे कि एक तो अकबर का हो जाएगा, ठीक है, अकबर के टाइम पर लिख देंगे, और एक जहांगीर के टाइम का लिख देंगे, जहांगीर, ठीक है। और इनके कुछ आर्ट वर्क्स के बारे में लिख देंगे कि वो किस टाइप के आर्ट वर्क करवाते थे। जैसे कि अगर आपने हमारा जो फुल वीडियो है, 1 शॉर्ट वीडियो, वहाँ पर देखा होगा कि कैसे आप
लोगों को स्टोरीज़ मैंने उसमें बताई हुई हैं कि कैसे अकबर के टाइम पर पेंटिंग्स हुई हैं और कैसे जहांगीर को किस किस चीज़ों का शौक़ था, और सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स खरीद सकते हैं आप ये, और जो हम सारी वीडियो में या वन शॉट में हमने यूज़ करा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से बन जाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ ओरिजिनल डेवलपमेंट वगैरह लिखा हुआ है वहाँ से, और डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पर गोल्डन पीरियड में लिख देंगे। और फिर डाउनफॉल की बात करेंगे तो जो औरंगजेब का टाइम वाला जो 5-6 लाइंस वहाँ पर लिखी हुई हैं डाउनफॉल से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे, और आपका जो है ये वाला पॉइंट जो है पूरा जस्टिफाई हो जाएगा। फिर आप एक्सप्लेन इन ब्रीफली द पेंटिंग कृष्णा माउंट गोवर्धन, और पेंटिंग जो है कृष्णा माउंट गोवर्धन जो अकबर के पीरियड की है वो आप डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपको लिखना है यहाँ पर मुग़ल स्कूल के बारे में, तो आप यहाँ पे ओरिजिनल डेवलपमेंट से शुरू करेंगे, ये वाले पॉइंट उसमें ऐड कर देंगे। फिर आ जाएगा फीचर करेक्टरिस्टिक मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर देंगे। इनको चाहो तो आप एज अ पैराग्राफ भी लिख सकते हो, अदरवाइज पॉइंट वाइज भी लिख दोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड कलर एंड टेक्निक लिख दोगे, कैसे कैसे वहाँ पर कलर्स हुए हैं। और फिर यहाँ पर आपको एक अकबर के टाइम का मेंशन भी करना है। अकबर के टाइम के यहाँ पर लिख देंगे कि उनको बहुत ज़्यादा शौक था ये सारी चीज़ें करने का, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलती हैं हमें बहुत सारी, और मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता था, एक तरफ टेक्स्ट लिखा जाता था और दूसरी तरफ पेंटिंग बनती थी। एंड दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत सारी जो पुरानी बुक्स हैं, पुराने पुराण हैं, जैसे महाभारत, रामायण, रसिक प्रिया और पंचतंत्र, ये उन सब का जो है ना ट्रांसलेशन कराया है पर्शिया में। तो पर्शियन में जो ट्रांसलेशन हुआ है तो उसमें आपको उनका विजुअल फॉर्म भी देखने को मिलता है, जैसे टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में जो स्टोरी है उस स्टोरी की पेंटिंग भी बनी है। तो ऐसे हमें उनका जो बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, और इसीलिए वो गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं और बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग की बात करें तो जहांगीर का टाइम, क्योंकि जहांगीर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग्स वगैरह में, और वो नेचर लवर था और नेचर्स की पेंटिंग ज़्यादातर बनवाई हैं उसने, बहुत सारी बनवाई हैं, तो इसीलिए वो गोल्डन पीरियड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। एंड देन डाउनफॉल की बात करें तो डाउनफॉल हमारा शुरू हो जाता है शाहजहाँ के टाइम से पेंटिंग का, क्योंकि शाहजहाँ ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है आर्किटेक्चर में और पेंटिंग्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और उसके बाद जो औरंगजेब आता तो औरंगजेब ने बैन कर दिया सारी पेंटिंग्स वगैरह को, बट थोड़ी बहुत पेंटिंग्स होती रही। तो इसलिए आर्टिस्ट जो है दूसरे कोर्ट्स में, जो छोटे छोटे उस टाइम पर कोर्ट थे या फिर छोटे छोटे राजा अपने अपने राज्यों में राज करते थे, तो उनके वहाँ पर जा करके पेंटिंग करना शुरू किया सारे आर्टिस्ट ने, इसीलिए डाउनफॉल उसका आ जाता है। फिर आपको देखने को मिलता है जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है, सो उसमें है क्या है यहाँ पर देखते हैं, सी एक्सप्लेन इन ब्रीफली द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। अब कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो पेंटिंग है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे कृष्णा जी ने जो है माउंट गोवर्धन को अपने लेफ्ट हैंड की एक फिंगर पर उठा रखा है, और ये सारा इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतना छोटा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बड़ा यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हाफ वो लिखना है और हाफ ये लिखना है, आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। आप देखते हैं सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हो गया आपका 6 नंबर का। आप देखते हैं थ्रू लाइट on the origin and development of the Rajasthani school miniature painting and the aesthetic qualities and practices by its sub school practiced by its sub schools and based on aesthetic parameters elaborate the painting Krishna on swing observed by you। और यहाँ पर कृष्णा ऑन स्विंग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। और दूसरा जो ओरिजिनल डेवलपमेंट है, ओरिजिनल डेवलपमेंट में आप पहले तो ओरिजिनल डेवलपमेंट लिखेंगे और देन आपको लिखना है उसके करेक्टरिस्टिक वगैरह, तो ये ओरिजिनल डेवलपमेंट लिख देंगे। थीम्स एंड पेंटिंग्स यहाँ पर आप सिर्फ ये जो कृष्णा, राधा, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, सिर्फ इनके बारे में लिख देंगे तो चल जाएगा, ये आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड स्पेशल फीचर्स वगैरह आप लिखेंगे, और यहाँ पर 2 या 3 जो है सब स्कूल आप डिस्क्राइब कर देंगे, जैसे कि मेवाड़ स्कूल को आप डिस्क्राइब कर देंगे, ये अर्ली सेंटर ऑफ द मेवाड़ पेंटिंग है, एंड दिस स्टाइल ट्रेस्ड अदर सेंटर्स ऑफ द राजस्थानी स्कूल आफ्टर द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। एंड जो भी आप यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी आपको याद रहेगा, और इसका एक सब स्कूल के बारे में जो मेवाड़ सब स्कूल है उसका भी एक सब स्कूल है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर नाथ द्वार के बारे में, पिछवई, अगर ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आप बूंदी वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, जयपुर के बारे में लिख सकते हैं, जो भी 2-3 आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। वैसे तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर मैनी सब स्कूल इन राजस्थानी स्कूल, वी आर डिस्क्राइबिंग हियर 2-3 सब स्कूल्स लाइक जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान, किशनगढ़,
जयपुर, ये कोई भी आप इसमें यहाँ पर 2-3 आप डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। द बंगाल स्कूल गेव इंडियन आर्ट एन आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस which was lost due to foreign inventions and the British rule. Mass support for artist work united common people towards our freedom movement. तो यहाँ पर आपको कैसे आर्टिस्ट ने, इंडियन आर्टिस्ट ने कैसे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है वो चीज़ यहाँ पर लिखनी है, और आपको एक द बंगाल स्कूल का ओरिजिन डेवलपमेंट लिखना है। तो ये सारी चीज़ें, हाउ डिड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल क्रिएट अ बेंचमार्क in the formation of Indian art, what gave it distinctive and unique identity. Choose and describe any one painting from the Bengal school. तो कोई एक पेंटिंग यहाँ पर डिस्क्राइब भी करनी है आपको, which depict a real life situation consisting of sadness, pain and agony. तो यहाँ पर आप इस पेंटिंग की बात हो रही है, तो इसमें आप या तो डिस्क्राइब कर सकते हैं जर्नीज एंड को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। सपोर्ट योर आंसर थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द बिलो। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल लिखना है, और दूसरा बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है अपने इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, वो लिखना है। देन आपको एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करनी है जो कि जर्नीज एंड हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पेपर आपका आता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में आपको इजीली अवेलेबल हैं, और सारे चैप्टर्स के बाद हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हैं थ्रू द नोट्स ओनली। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहेगा और आपको ये सब समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, तो वो वीडियोस भी आप जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।